देखा आपने। अब आपको वो दिखाता हूं जो आपने नहीं देखा। आज मैं आपके सामने वो सच रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम अक्सर टीवी पर, सोशल मीडिया पर कुछ चेहरों को देखते हैं और उनके पीछे की पूरी कहानी को समझे बिना एक राय बना लेते हैं। अभी हाल ही में क्या, कल की बात है, आपने खबरों में देखा होगा कि दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को सुबह सुबह जंतर मंतर से उठाकर हॉस्पिटल ले गई। मीडिया में इसे लेकर तमाम तरह की बातें हुई। किसी ने इसे दमन कहा तो किसी ने कुछ और। लेकिन आज मैं आपको इस घटना के पीछे का वो डार्क, अनकहा और बेहद खतरनाक सच बताने जा रहा हूं जो कोई भी न्यूज चैनल आपको नहीं दिखाएगा। यह तो खुशकिस्मती मानिए कि दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को समय रहते वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गई, नहीं तो देश की जागरूक जनता ही इस पूरे ड्रामे से इतनी उग्र हो चुकी थी कि वहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाती। जनता का गुस्सा पुलिस पर नहीं बल्कि उस प्रोटेस्ट के पीछे छिपे असली चेहरों पर था। अब आप सोच रहे होंगे कि सोनम वांगचुक के इस सामान्य से दिखने वाले प्रदर्शन में ऐसा क्या था कि लोग इतने भड़क गए। बात वांगचुक का नहीं है दोस्तों, बात उस साये की है जो इस पूरे नैरेटिव को पीछे से कंट्रोल कर रहा है। अब आप इसमें अरविंद केजरीवाल को मत समझिएगा, मैं अरविंद केजरीवाल की बात ही नहीं कर रहा। राजनीति के गलियारों में एक्टिविज्म के नाम पर जितने भी नेता, जितने भी आंदोलनकारी आपको आज तक जंतर मंतर पर नजर आए हैं, वे सब एक तरफ हैं और वो एक अकेला बंदा एक तरफ है। वो एक ऐसा नाम है जो पर्दे के पीछे रहकर इस देश के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की ताकत रखता है। क्या आप जानते हैं कि वह रहस्यमय आदमी कौन है जो भारत के हर बड़े विवाद, हर बड़े दंगे और हर देश विरोधी नैरेटिव के केंद्र में खड़ा मिलता है? चुनौती यह नहीं है कि हम किसी एक चेहरे को पहचानें, बल्कि चुनौती यह है कि हम उस पूरे सिस्टम को बेनकाब करें जो भारत को अंदर से खोखला करने की साजिश रच रहा है। आपने कई बार यह सुना होगा कि कांग्रेस सरकार ने साल 2013 में एक बेहद विवादित बिल प्रपोज किया था जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल, जिसे आम भाषा में एंटी हिंदू कम्युनल बिल कहा गया। हालांकि भारी विरोध के कारण वो बिल संसद में पास नहीं हो पाया, लेकिन क्या आपने कभी उस बिल की बारीकियों को पढ़ने की कोशिश की? उस बिल में ऐसा क्या प्रावधान था जो सीधे तौर पर इस देश के बहुसंख्यक समाज के अस्तित्व पर हमला था? उस ड्राफ्ट के मुताबिक भारत में कहीं भी, कभी भी अगर कोई सांप्रदायिक झड़प या फिर कोई भी झगड़ा होता तो जहां एक तरफ हिंदू हो और दूसरी तरफ किसी अन्य पंथ का व्यक्ति हो तो कानूनन दोषी हमेशा हिंदू को ही माना जाएगा। यानी अपराध किसने शुरू किया, किसकी गलती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपकी धार्मिक पहचान के आधार पर आपको गुनहगार तय कर दिया जाएगा। यह कानून इस देश में एक ऐसी आग लगा सकता था जिसे बुझाना इम्पॉसिबल होता। कई लोगों ने इस बिल के बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन कभी किसी ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई होगी कि आखिर देश के संविधान और न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले इस खतरनाक बिल को ड्राफ्ट किसने किया था, किसके दिमाग की उपज थी यह जहरीली सोच। इस राज को खोलने के लिए हमें साल 2010 के कालखंड में पीछे जाना होगा। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लेकिन सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल सुपर कैबिनेट कहे जाने वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि एनएससी के हाथ में था, जिसकी सर्वेसर्वा सोनिया गांधी थी। साल 2010 में सोनिया गांधी ने अपने एक बेहद खास, भरोसेमंद और रणनीतिक रूप से माहिर आदमी को इस काउंसिल का मेंबर बनाया। इस व्यक्ति का नाम क्या था पता है आपको? हर्ष मंडर। जी हां, जिसे कुछ लोग हर्ष मंडार भी कहते हैं। यह वही नाम है जो भारत के आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। एक पूर्व आईएएस अधिकारी जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरियों को अंदर से देखा और फिर उसका इस्तेमाल सिस्टम को ही चुनौती देने के लिए किया। साल 2011 में इसी हर्ष मंडर ने उस एंटी हिंदू कम्युनल बिल को अपने हाथों से ड्राफ्ट किया था। एक ऐसा बिल जो देश की पुलिस और अदालतों के हाथ बांध देता और बहुसंख्यकों को अपने ही देश में 2 दर्जे का नागरिक बना देता। यह कोई प्रशासनिक चूक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी क्रोनोलॉजी थी जिसके तार वैश्विक स्तर पर बैठे भारतीय विरोधी आकाओं से जुड़े थे। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर, अखबारों में यह चर्चा जरूर सुनी होगी कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन भारतीय विपक्ष या कुछ खास एनजीओ के साथ है। लोग अक्सर इसे महज एक पॉलिटिकल गॉसिप मानकर खारिज कर देते थे, लेकिन आपको पता है
हर्ष मंडार जो सिर्फ भारत में एक एक्टिविस्ट नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी कि ओएसएफ के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन और प्रमुख सदस्य रहे हैं। यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है, बल्कि ऑन रिकॉर्ड जानकारी है। अब जरा डॉट्स को कनेक्ट करिए। एक तरफ एक व्यक्ति भारत की सबसे शक्तिशाली नीति निर्माता संस्था का सदस्य बनता है, देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करता है, और दूसरी तरफ वो दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक फिनांसर जॉर्ज सोरोस की संस्था का सीधा नुमाइंदा होता है। यह नेक्सस कितना गहरा और खतरनाक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम दुनिया के नक्शे पर कोई नया नहीं है। यह वही शख्स है जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया था, और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं और सरकारों को पलटने में इसकी भूमिका जग जाहिर है। साल 2020 में स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक सालाना बैठक चल रही थी। वहां दुनिया भर के नेता और उद्योगपति जमा थे। उसी मंच से जॉर्ज सोरोस ने एक बेहद चौंकाने वाली और आक्रामक घोषणा की थी। सोरोस ने खुलेआम कहा कि वह दुनिया भर में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी सरकारों से लड़ने के लिए ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए की स्पेशल फंडिंग दे रहा है। सोरोस का सीधा निशाना उन देशों पर था जहां मजबूत, संप्रभु और अपने सांस्कृतिक मूल्यों पर गर्व करने वाली सरकारें सत्ता में थी। भारत इस लिस्ट में सबसे टॉप पर था। अगर इस बयान को कूटनीतिक भाषा से हटाकर सीधे शब्दों में समझा जाए तो जॉर्ज सोरोस ने अप्रत्यक्ष रूप से यह ऐलान किया था कि वह भारत जैसे उभरते हुए देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए, आंतरिक कलह को बढ़ावा देने के लिए $1 बिलियन के फंड से सांपों को पालने का इंतजाम कर रहा है। आज भारत में इस एजेंडे को जमीन पर उतारने वाले नेटवर्क के सबसे प्रमुख रणनीतिकार कौन थे? वही हर्ष मंडार। साजिश का दायरा सिर्फ नीतियों और बयानों तक सीमित नहीं रहता। यह देश की न्याय प्रणाली और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को भी पंगु बनाने की कोशिश करता है। अभी जो आपने जो देखा ये वीडियो, जो क्या हो रहा है भाई साहब, इसको लठ बजड़ रहे हैं। लोगों को पता था कि संसद की तरफ जाएंगे तो जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो लठ बजाएगी, लेकिन फिर भी ये लोग जा रहे हैं। अब इस बात से आप समझिए, एक लड़का तो बोल रहा है कि भाई मारो मुझे, मारो, मतलब उसको मरने से भी डर नहीं है। मतलब ऐसा पैनिक क्रिएट करना चाह रहा है ये लोग। जब भारत की अदालतें पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए देश के दुश्मनों को सजा सुनाती है, तब यही मानवाधिकार का चोला ओढ़े हुए लोग जो हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। हर्ष मंडर का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। यह वही व्यक्ति है जिसने मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी याकूब मेमन 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में रंगे हाथों पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाव और भारतीय संसद पर हमला करने वाले मास्टरमाइंड अफजल गुरु की फांसी की सजा को रुकवाने के लिए, उन्हें माफी दिलाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत में दया याचिका दायर की थी। जिन आतंकियों ने सैकड़ों बेगुनाह भारतीयों की जान ली, जिन्होंने देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला किया, उनके मानवाधिकारों की चिंता इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा थी। यह सोचना बेहद जरूरी है कि एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी का झुकाव देश के रक्षकों की तरफ होने के बजाय उन आतंकियों की तरफ क्यों था जो भारत के वजूद को मिटाना चाहते थे? क्या यह सिर्फ एक विचारधारा है या फिर किसी बड़े विदेशी एजेंडे के तहत दी गई ड्यूटी? अब हम उस सबसे बड़े आर्थिक नेक्सस की बात करेंगे जो इस पूरे खेल को बैकएंड से चलाता है। एक पूरी लिस्ट जो साल 2010 से लेकर 2018 तक के उन वित्तीय लेन देन को उजागर करती है, जो सीधे तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़ी संस्थाओं को भेजे गए। इस लिस्ट में दुनिया के बड़े और ताकतवर देशों के नाम शामिल हैं, यूके, जर्मनी और यूएस। इन देशों के कुछ खास ग्लोबल संस्थाओं से भारत के अंदर मौजूद एक विशिष्ट नेटवर्क में करोड़ों रुपए की फंडिंग की गई। इस नेटवर्क की एक प्रमुख वैश्विक कड़ी है ब्रेड फॉर द वर्ल्ड नाम की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था। साल 2016 में इस संस्था ने भारत के बेंगलुरु में स्थित एक एनजीओ को भारी भरकम फंड ट्रांसफर किया, जिसका नाम था इक्विटेबल टूरिज्म ऑप्शंस। कागज पर तो यह संस्था पर्यावरण और पर्यटन के सुधार के लिए काम करने का दावा करती थी, लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही था। यह एनजीओ सीधे तौर पर कश्मीर में सक्रिय एक बेहद संवेदनशील और विवादित संगठन जम्मू कश्मीर कोलिएशन ऑफ द सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर काम कर रहा था, जिसे हम जेकेसीसी भी कहते हैं।
अब जरा जेकेसीसी के बैकग्राउंड को समझिए। यह कोई साधारण सामाजिक संस्था नहीं है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड के मुताबिक यह कश्मीरी सेपरेटिस्ट यानी कि अलगाववादी संगठन है। यह वही संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, भारतीय सेना पर झूठे मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाता है और कश्मीर को समय समय पर एक स्वतंत्र राज्य या भारत के अलग हिस्सा घोषित करने की वकालत करता है। यानी विदेशी पैसा बेंगलुरु आता है और बेंगलुरु से वो पैसा सीधे कश्मीर के उन अलगाववादियों तक पहुंचता है जो घाटी में पत्थरबाजी, अशांति और भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। इस प्रोटेस्ट में भी जो अभी हो रहा है, इसमें भी तो पत्थर चल रहे हैं ना। आप समझ रहे हैं? जो मैंने आपको बोला कि डॉट्स को बस आप कनेक्ट करिए, आपको सब कुछ पिक्चर जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ा खुलासा क्या है कि इस पूरे वैश्विक फंडिंग और एनजीओ के जाल के सूत्रधार, इसके डायरेक्टर कौन है? एक बार फिर वही नाम सामने आता है, हर्ष मंडार। जब आप इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं तो सोनम वांगचुक के जंतर मंतर वाले धरने की टाइमिंग और उसके पीछे की क्रोनोलॉजी बिल्कुल साफ हो जाती है। अब एक और बात आपको बताता हूं, ये जो ध्रुव राठी जो है ना, ये जो बैठकर वहां से भोंकता है, ये टॉपिक कहां से उठाता है? अब मैं आपको बताता हूं। ये 3-4 सालों से मैं वॉच कर रहा हूं। हर्ष मंडार जो भी टॉपिक लिखेगा, जिसके बारे में वो बात करेगा, इधर वो वेबसाइट का नाम भूल रहा हूं, वहां पर ये लिखता है, वहां पे जो भी ये लिखेगा या फिर ट्वीट जो करेगा, उसी टॉपिक पे ये ध्रुव राठी जो है ये वीडियो बनाएगा। ये भी कनेक्टेड है भाई साहब। अब ये जो आंदोलन की बात कर रहा था मैं, यह कोई पर्यावरण की चिंता में किया गया आंदोलन नहीं था, बल्कि इसके पीछे वही पुराना सिंडिकेट काम कर रहा था जो हर थोड़े दिन में देश को किसी न किसी बहाने से ठप करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद आज भी समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो इन तथ्यों से आंखें मूंद कर कहेगा कि सर लेकिन वो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, वो तो पर्यावरण का मुद्दा था। मेरे भोले भाइयों और बहनों, यही तो इस सिंडिकेट की सबसे बड़ी ताकत है। वे हमेशा अपने असली इरादों को छुपाने के लिए मासूम चेहरों, छात्रों, किसानों या फिर पर्यावरणविदों को ढाल बनाते हैं। अब आप क्या करेंगे इनको? ये तो स्टूडेंट के नाम पर खड़े हैं। अब इनको मारोगे तो ये तो चाहते ही है कि मुझे मारो, मुझे दिखाओ, मैं सोशल मीडिया पर आऊं, मैं कवरेज में आऊं, ताकि लोग ये समझे कि अरे स्टूडेंट को मार रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, इनको पता है कि पुलिस नहीं मारेगी मुझे। इनको पता है कि जितना मुझे मारेगी, मेरा जो प्रोटेस्ट है वो आगे बढ़ता जाएगा, मेरे प्रोटेस्ट में और लोग जुड़ते जाएंगे। ये चीज है। लेकिन इन गधों को मैं बता दे रहा हूं कि इसका पाला पड़ा है अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से। अरे जो पूरे वर्ल्ड को चला रहा है, एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि पूरे वर्ल्ड को चला रहा है, आज हर जगह मोदी मोदी हो रहा है, आप इनको समझ जाओगे? इम्पॉसिबल। स्टूडेंट प्रोटेस्ट या फिर पर्यावरण आंदोलन तो सिर्फ एक मुखौटा है। असली खेल तो देश की संप्रभुता को चुनौती देना है। जब पुलिस ने वांगचुक को वहां से हटाया तो वह दरअसल उस टूलकिट को ध्वस्त कर रही थी जो दिल्ली को एक बार फिर शाहीन बाग या फिर किसान आंदोलन की तरह बंधक बनाने की तैयारी में है। हमें यह समझना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर आंदोलन देश हित में नहीं होता। जब तक हम पर्दे के पीछे छिपे इन असली किरदारों को, गद्दारों को नहीं समझेंगे, जो जॉर्ज सोरोस के पैसों पर पलते हैं, जो आतंकियों के लिए कोर्ट के दरवाजे खुलवाते हैं और जो देश में बहुसंख्यक के खिलाफ कानून बनाने की साजिश रचते हैं, उनको अगर नहीं पहचानेंगे तब तक देश की सुरक्षा के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इन तथ्यों को देखकर जागना चाहते हैं या फिर किसी नए प्रोपेगेंडा का शिकार होना चाहते हैं। एक बार सोचिएगा जरूर। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।